हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L12 वीडियो है, अर्थात लेक्चर 12। इसके पहले टोटल 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स, जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके PDF को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और एक बायो का भी वीडियो हो चुका है, बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बायो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये वीडियो बस एक दो बार देख लेते हैं ना, तो आपके आत्मविश्वास में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप मतलब 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। ठीक, रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूं जितनी की ज़रूरत है। ठीक, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा जितनी ज़रूरत है, जिससे कि एग्जाम में काम हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से। ठीक है ना, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की अर्थात नर्वस सिस्टम की सबसे जो छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट, वो क्या है? न्यूरॉन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी को तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर की। ठीक, लगभग 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मैं यहाँ लंबी की बात कर रहा हूँ, सबसे लंबी न्यूरॉन। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, सॉरी, तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब न्यूरॉन, इससे बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जाल है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ये जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं फोकस जरूर कर दूंगा। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है तंत्रिका तंत्र का? देखिए, इसका कार्य होता है सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज या इंस्ट्रक्शन को शरीर के अन्य भाग तक पहुँचाना। कैसे पहुँचाना होता है आगे धीरे धीरे देख लेंगे हम। चलिए, तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं जिनसे ये बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, वो क्या क्या है? एक तो न्यूरॉन हो गया, मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, न्यूरॉन की बात की जाए तो ये मैं बता चुका हूँ, तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है ये। ठीक, और इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, न्यूरॉन का काम मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ये बता चुका हूँ मैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है BPSC के लिए विशेषकर, वो ये है, ये पढ़ना, मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क हो गया, अगला भाग मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चलिए इसको फोटो में मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये जैसे ये मस्तिष्क है, ठीक, तो ये अग्र मस्तिष्क हो गया। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक, इन सबको देखेंगे हम। और मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो सबसे जो प्रमुखता से हमें जो जानना है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, और पश्चिम मस्तिष्क की बात की जाए तो ये है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, इसमें जो हमें जानना है वो जानना है सेरिबेलम के बारे में और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के बारे में। ठीक है ना, ये तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जो जाकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाएगी, बैकबोन से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, एक एक करके पहले देख लेते हैं। आइए मस्तिष्क को ही देखते हैं। मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क की बात की जाए तो एक तो होगी ये प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। हाँ, ये जो होता है ना, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यही ध्यान रखना है इसमें, सेरिब्रम में, थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर BPSC के लिए हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेरेब्रम बता ही दिया, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय आदि का नियंत्रण सेरिब्रम से होता है। ठीक, आगे थैलेमस की बात की जाए तो थैलेमस की बात करें तो ये दर्द, ठंडा या गर्म
को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है ना, मदद करता है। कौन? थैलमस। जरूर याद रखिएगा, दर्द ठंडा या गर्म, ठीक। हाँ, हाइपोथैलेमस की बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं बीपीएससी में, ठीक। भूख प्यास ताप पर नियंत्रण करता है, ठीक ना। कौन? हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन की बात की जाए तो इसमें विशेषतः हमें क्या जानना है, किसके बारे में जानना है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। इसका काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, देखने सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है ये, ठीक। हाँ, पश्च मस्तिष्क की बात की जाए तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पश्च मस्तिष्क में अर्थात हिंड ब्रेन में इसमें देखना है सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिबेलम लिखा हुआ है, सेरिबेलम, ठीक। इसका काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाना, शरीर के संतुलन बनाने को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा, बट इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर ये सेरिबेलम पर, मेड्यूला ऑब्लंगेटा पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है, ठीक। इसका काम क्या है? हार्ट बीट, ठीक ना, हृदय स्पंदन बोलते हैं हिंदी में, ब्लड प्रेशर, श्वसन आदि का नियंत्रण करना, ठीक है ना। आदि को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बात की जाए, फिर मेरुरज्जु की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये क्या होता है। देखिए, ये मस्तिष्क का वह भाग है जो रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है, अर्थात बैकबोन तक फैला होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, कार्य पर मुख्य फोकस रखना है हमें, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ना उसमें कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य पर ज़्यादा फोकस करिएगा। मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी को गर्म तवे पे बिठा दिया जाए तो वो क्या होगा? उछल के नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब तवे से नीचे कूद जाएगा, ठीक। ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। या फिर मान लीजिए किसी की उंगली पकड़ के आप, वो देख नहीं रहा है, उंगली पकड़ के उसको कहीं गर्म चीज़ पर रख दीजिए तो क्या करेगा? वो हाथ को हटाएगा झटके से, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए, जैसे ईईजी की बात की जाए, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक। इतना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। ईईजी का प्रयोग होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में, ईईजी, ठीक है। ईसीजी कुछ और है, आगे बता दूंगा, अभी पेशेंस रखिए। मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। आगे आते हैं, पोषक पदार्थ देख लेते हैं। पोषक पदार्थ में बात की जाए तो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण आदि, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका काम क्या होता है? जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य को संचालित करना, बायोलॉजिकल फंक्शन को संचालित करना। जैविक कार्य का मतलब क्या हो गया? इसमें क्या क्या आ जाएगा? ऊर्जा को उत्पन्न करना, उपापचयी अर्थात मेटाबॉलिक एक्शन को संचालित करना। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 2-3 मिनट लग जाएगा, ठीक है, बस नाम याद रखिए, ठीक ना। इस वीडियो का पर्पस है बस रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है, तो उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना की ज़रूरत है, ठीक है ना। उपापचयी क्रिया ध्यान में रखिएगा। शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, ये सब क्या है? जैविक कार्य है, ठीक। तो ये बस पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए, ठीक, तो देखिए, वैसा पदार्थ है जिसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में हो? 1:2:1 में हो, ठीक। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 में मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि शरीर की लगभग 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन कि कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वो अलग बात हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा शरीर की ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। मतलब शरीर की 50 से 75% ऊर्जा जो हमारी शरीर के ऊर्जा की पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक। इसीलिए इसको मानव शरीर का ईंधन बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया आदि, ये सब, ठीक ना। हाँ,
ये ध्यान में एक एग्जाम्पल ये ध्यान में रख सकते हैं, ग्लूकोज जो होता है ना वो सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, बस ऐसे ही ध्यान में रख लीजिए इसको। हाँ, फ्रुक्टोज जो होता है ना, ये शहद से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, फल वगैरह से प्राप्त होता है, थोड़ा सा लिख दिया है, शहद वहद किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए, अब बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, मानव शरीर का ईंधन है ये। और बात की जाए, हाँ, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें एक बात, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रोटीन की बात की जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, आप बस ऐसे ही देख लीजिए। इसका काम क्या होता है वो जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। वसा आगे पढ़ेंगे, उसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, विटामिन का काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, ठीक ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, बट विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, प्रोटीन की बात की जाए तो देखिए इसका काम क्या होता है? शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करना। और इसका काम क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना, ठीक ना, शरीर की मरम्मत करना या उत्तक निर्माण। देखिए, अगर जिन्होंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, टेक्निकली वो स्ट्रांग है, तो वो समझ रहे हैं शरीर की मरम्मत करने का मतलब ही हो गया उत्तक का निर्माण, ठीक ना, उत्तक निर्माण। तो उत्तक निर्माण अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उत्तक निर्माण का काम भी प्रोटीन का ही है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पोर्टेंट ये है प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है ना, वो एक तो होता है क्वाशियोरकर रोग, ठीक, और ये यहाँ पर लिखा है मरास्मस, देखिए दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मरास्मस, ठीक, मरास्मस रोग ये बच्चों में होता है, ठीक ना, जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरास्मस रोग होते हैं, ठीक। आगे बात की जाए फैट्स की, तो फैट्स में देख लीजिए, इसमें ये जो रेशियो है ना, ये गड़बड़ हो जाता है, मतलब वहाँ तो फिक्स रेशियो है, डेफिनेट रेशियो में है, मतलब 1:2:1 में है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक फिक्स अनुपात में नहीं है, मतलब इस अनुपात में नहीं है, तो वो क्या है फिर? फैट्स है, वसा है, ठीक है ना, मैंने विभिन्न मात्राओं में, डिफरेंट मात्राओं में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, ठीक, फिक्स रेशियो में नहीं, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। और सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना, जो व्यक्ति सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, वसा की कमी से क्या होता है? स्किन रूखा हो जाता है, ठीक ना, स्किन रूखी हो जाती है, वजन कम हो जाता है, ठीक। और इसका काम क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करना, ये मैं बता ही चुका हूँ। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है, शरीर के अंगों को चोट से बचाना, ठीक, जिनमें फैट्स ज़्यादा होता है उनको सर्दी भी कम लगती है, ठीक ना। देखिए आगे कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि, एक मिनट, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा, फैट्स, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। अगर यहाँ पर देख लीजिए, 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए तो इससे कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। फैट से 9.3 किलो कैलोरी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर, जैसे मैंने बोला है कि वहाँ पर 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति जो होती है कार्बोहाइड्रेट से होती है, मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हम ऊर्जा लेते हैं, ठीक ना, ऊर्जा स्टोर करते हैं। जबकि ये जो बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा, मतलब 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दे देगा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा निश्चित रूप से वसा दे रहा है, ठीक है ना, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है। बट जो ऊर्जा का गेन करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का गेन, मतलब 50 से 60% हमारे शरीर की जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। वसा हम कम यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, पानी अगर पीते हैं तो कितनी कैलोरी मिलेगी आपको ऊर्जा? 0 कैलोरी, ठीक। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वसा। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है किससे? विटामिन से। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, ये मैं बता चुका हूँ।
प्रोटीन की मात्रा बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने लिखा है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है, लगभग 42%, 40-42%, ठीक है ना। उसके बाद मूंगफली वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हैं। चावल गेहूं में कोई पूछे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है गेहूं से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम अगले वीडियो में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।